प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, उससे वन डायमेंशनल बॉक्स की तरफ हम कैसे आते हैं, कुछ असम्पशन देखें कि हमें क्या एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, क्या चीज़ हमें रिक्वायर्ड है और क्या चीज़ से हम इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो उस पहली असम्पशन में हमने पढ़ा x इज़ इक्वल टू 0। हमने कंसिडर किया एक बॉक्स है हमारे पास अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, हमने उसके लिए कुछ पाथ लाइन डिसाइड कर ली कि उस बॉक्स की जो लेंथ है वो 0 से लेकर a तक है। अब इस इक्वेशन में हमने ये जस्टिफाई किया कि जो पिक्चर थी हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट जो आपके सामने है, उसमें हमने कहा कि जो आउटसाइड द बॉक्स है, यानी इस एरिया के बाहर जितना भी एरिया होगा उस जगह पे इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल आपके पास नहीं पाया जा सकता। उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो है, चांसेस जो हैं वो बहुत मिनिमम है, यानी बहुत रेयर है कि बाहर कोई चीज़ हो। इसका मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स अगर बाहर 0 है तो कहीं ना कहीं तो वो चीज़ होगी और वो चीज़ इनसाइड द बॉक्स होगी। तो इसको हम डिराइव करते हैं थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एनर्जी की, एक हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वेव फंक्शन की। ये दोनों टर्म्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। सबसे पहले इनसाइड द बॉक्स के लिए हम कंसीडर करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को। ये आपके सामने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें आप सबसे पहले v को 0 पुट करोगे। v 0 क्यों पुट कर रहे हैं? क्योंकि वी आर डिस्कसिंग दैट कि इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल इज 0। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस सारी वैल्यूज आपके पास क्या है? 0 है। तो v की वैल्यू 0 पुट करके इक्वेशन को हमने ज़रा सिंपल किया। इक्वेशन को सिंपल करने के बाद हम यहाँ पे एक चीज़ को लेट करें, क्योंकि हमें एट द एंड इक्वेशन के सबसे पहले हम साई फंक्शन को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो उसके अलावा जो भी फैक्टर हमारे पास इसमें लिखा हुआ है, अब डिफरेंशियल को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है 8 पाई एम एच ई, इट्स अ कांस्टेंट। तो इस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं टू लेमडा, लेमडा स्केयर। ठीक, हमने लेमडा स्केयर इसको सपोज किया। अब ये जो लेमडा स्केयर मैंने यहाँ यूज़ किया है, ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि देखो इसके अंदर सारे पैरामीटर सारे कांस्टेंट है। 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एम मैस उस पार्टिकल का, उस पार्टिकल की एनर्जी बार बार तो वेरिएशन नहीं लेकर आएगी, तो इसलिए ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है। तो इट मीन्स लेमडा स्केयर इज अ कांस्टेंट टर्म। हमने इसे लेट कर लिया। क्लियर? इसमें जो ई लेटर है इट इज़ यूज फॉर एनर्जी, और एनर्जी की जो वैल्यू होती है इट इज़ इक्वल टू लेमडा स्केयर 8 स्केयर 8 पाई स्केयर एम। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हुए आए हैं, एनर्जी की किसी भी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है। क्लियर? तो ये हम आगे चलते हैं। क्लियर? अब इसमें वैल्यू हमने पुट कर दी इस पूरे फैक्टर की जगह पे लेमडा स्केयर। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 थी श्रोडिंगर, वो आपके पास ट्रांसफॉर्म होगी डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर जो आपके पास है साई फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स स्केयर प्लस लेमडा स्केयर साई फंक्शन इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में आपको थोड़ा सा याद हो, हम मैट्रिक में क्वेश्चन करते थे, कोई इक्वेशन आपको दे दी जाती थी, फॉर एग्जांपल ax2 प्लस बी एक्स प्लस सी। आपसे कहा जाता था इसमें a की वैल्यू पता है, b की भी पता है, c की पता है, आप x की निकालो। तो आप x की वैल्यू फाइंड करते थे फॉर्मूलेस के थ्रू। इसी तरह यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है बाद में डी डी एक्स के डिफरेंशियल है वो ख़त्म हो सकते हैं फाइंड आउट करके। लेमडा कांस्टेंट है तो बचा क्या? सिर्फ वेरिएबल साई। तो साई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो साई की वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे, हमें क्या पता जो वैल्यू हमने निकाली क्या वाकई में उसमें जस्टिफाई हो भी या रही। तो इसको फाइंड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है हम उसको इसमें लगा कर चेक करते हैं। अगर तो वो 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब जो भी आपने चूज आपका आंसर आया है, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू साई की 1 आ जाती, मैं साई की जगह पे दोनों तरफ 1 पुट करती हूँ और उसको सॉल्व करने के बाद देखती हूँ क्या वाकई में मेरा आंसर 0 के बराबर आया। अगर तो इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक थी, आपकी वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आई है। लेकिन अगर ये इक्वल टू 0 नहीं आता, यानी सपोज यहाँ पे 2 आ जाता है, यहाँ 0 आ जाता है, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन में अपने वैल्यू पुट की वो सही नहीं है। इसलिए हम इसमें साई फंक्शन की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। और ये साई फंक्शन की जो वैल्यू ये डिपेंड करती है कि आप इनसाइड द बॉक्स बात कर रहे हैं या आउटसाइड द बॉक्स बात कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने आएंगी कि आउटसाइड द बॉक्स क्या है, इनसाइड द। तो यहाँ पे जैसे हम मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स की वैल्यू को फाइंड करते थे और हमें ये चेक करना क्या वाकई में एक्स की वैल्यू करेक्ट है या नहीं, सेटिस्फाई है या नहीं, तो एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करते थे। अगर वो 0 इक्वल टू 0 आ जाए तो ये इक्वेशन ठीक होती है। सेम इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम आगे नेक्स्ट पेज पे ये काम करेंगे। ठीक, ओके। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास पहले मैंने बता दिया था प्रीवियस में, आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी की पावर 2 है। दूसरा हमें एक चीज़ ये पता है कि जो बॉक्स है उसके अंदर
अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो आपको पता होना चाहिए अगर किसी जगह पे पार्टिकल मौजूद ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी सराउंडिंग में कोई पार्टिकल नहीं है तो वेव फंक्शन कैसे हो सकता है। इसका मतलब जब पार्टिकल ज़ीरो है, प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, तो वेव फंक्शन भी आउटसाइड द बॉक्स क्या होगा, ज़ीरो। आप अगर ए के पास जाते हो तो ये भी बॉक्स की आउटर एरिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी चांसेस क्या हैं, ज़ीरो। तो जब पार्टिकल पाया ही नहीं जाता तो उसके वेव नेचर कैसे हम बताएंगे। तो इसका मतलब आपके पास जो एरिया ज़ीरो से नीचे है, ठीक, और ए से ऊपर है, ये सारा एरिया आपके पास क्या है, आउटसाइड द बॉक्स। और आउटसाइड द बॉक्स का मतलब यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, जब पार्टिकल नहीं तो वेव भी नहीं। तो इट मीन्स साई एक्स, एक्स में बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई एम डिस्कसिंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। मैंने एक्स की दो वैल्यू यूज़ की हैं, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और ए, इसलिए यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है। साई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो से जितनी छोटी ले लें और एक्स की वैल्यू जितनी ए से बड़ी ले लें। इस आउटर एरिया में आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो वेव नेचर भी नहीं है। लेकिन इससे एक चीज़ ये प्रूव हो गई, अगर बाहर नहीं है तो वो ऑलवेज अंदर होगा और अंदर की तरफ कभी वेव फंक्शन ज़ीरो नहीं होगा, ठीक। तो इसी तरह हम बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमने को एक्स की यानी साई फंक्शन जो वेरिएबल है वेव फंक्शन, उसकी वैल्यू निकालनी है। अब आउटसाइड द बॉक्स तो मुझे समझ आ गई, लेकिन अंदर अगर ज़ीरो नहीं है तो कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना। तो उसके लिए काफ़ी सारी इक्वेशन को यूज़ किया गया, तो उसमें से एक इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने लिखी हुई है। ये वो इक्वेशन थी, अगर इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो आपका आंसर बिल्कुल वही आता है जो इसको जस्टिफाई करेगा इन द बॉक्स। तो इस इक्वेशन को आपने याद करना है। इस सिग्मा साई एक्स यानी वेव फंक्शन एक्स कह दो, आप एक्स नहीं भी लिख लेते तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें ऑटोमेटिकली पता है कि हम एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस बात करें। ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी कॉस लेमडा एक्स, ठीक। ये इक्वेशन आपके पास इस्तेमाल की गई। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, श्रोडिंगर इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर वीक में था आपका, उसमें आपके पास बार बार साइन कोस में, कोस साइन में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसने कहा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, अगर हम इसको यूज़ करें, इसकी वैल्यूज़ हमारे सामने आ जाएं, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है वेव फंक्शन की इनसाइड द बॉक्स। अदरवाइज हम बहुत सारी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगी लेकिन वो इसे जस्टिफाई नहीं करती, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती बॉक्स के अंदर पार्टिकल है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, वेव फंक्शन ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी कॉस लेमडा एक्स, इसमें आपके पास जो लेमडा एक्स लिखा हुआ है इट इज़ द एंगल। ये टर्म जो आपके पास यूज़ की गई है ये आपके पास एंगल है, यानी आपके पास ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ वो थीटा है तो ये भी वैल्यू क्या है, थीटा, क्लियर। तो इसका मतलब ये थीटा है आपके पास और कोस आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जो बी है आपके पास ए एंड बी, ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म है और इसको हम अभी के अभी इस इक्वेशन में फाइंड आउट करेंगे, ठीक। ए और बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट टर्म उस टाइम आपके सामने होगी और हर एक के लिए वो अलग होगी जो डिपेंड करेगी आपकी लेंथ पे, ठीक। अब हम आते हैं आगे कि इस इक्वेशन को हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक। ओके, ये तो समझ आ गई आपके पास एंगल थीटा क्या है। तो अब हमें वैल्यूज़ किसकी चाहिए। देखो आपको मैं एक्स की वैल्यू बता दूंगी, एक्स मतलब आपके पास जो लेंथ आ रही है मैं उसकी वैल्यू बताऊँ तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक। आपको लेमडा की वैल्यू पता चल जाएगी, इसका मतलब एंगल की तो वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, बी और ए। तो इसका मतलब इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो आपके पास हैं इनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है, और इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशन यूज़ करते हैं। बाउंड्री कंडीशन का मतलब है जैसे x की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, तो उसके ऊपर v की वैल्यू क्या है, इन्फिनिट। गैमा की वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। अगर a की तरफ जाते हैं, ये भी बाउंड्री है इस बॉक्स का, तो बाउंड्री है ना, बॉर्डर एरिया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी v की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, और गैमा की वेव फंक्शन की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। दीज आर द बाउंड्री कंडीशन। तो जब भी बाउंड्री कंडीशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे वेव फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो एट बाउंड्री। उसकी हेल्प से हम इक्वेशन में से a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप गो थ्रू करो, आपको ये याद रखना है कोस की वैल्यू अगर ज़ीरो होती है तो उसका आंसर कैलकुलेटर पे वन आता है, साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है तो उसका आंसर आता है ज़ीरो, यानी साइन ज़ीरो ज़ीरो, कोस ज़ीरो वन, क्लियर। तो आप ये देखो, हम इसमें सबसे पहले बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं x की वैल्यू ज़ीरो पुट करके। अगर x की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब वेव फंक्शन भी क्या है, ज़ीरो, क्योंकि बाउंड्री पे तो वेव है ही नहीं, पार्टिकल है ही नहीं, तो वेव कहाँ से आएगी। इन दोनों टर्म्स को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं।
तो आपकी इक्वेशन बनेगी 0 इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा 0 प्लस बी कोस लैम्डा 0। अब फ़ौरन से देखो ये जो लैम्डा है ये भी तो उसके एंगल में लिखा हुआ है, ठीक। तो जब ये एंगल में कोई चीज़ लिखी होती है तो वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लैम्डा 0 से होगा तो 0। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा आपके सामने, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपके पास लिखा हुई इक्वेशन में आ जाएगी बी कोस 0। तो बी कोस 0 मतलब कोस 0 का 1 का मतलब क्या होता है, कोस 0 का मतलब हो गया 1, ठीक। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, बी की पावर 1। अब यहाँ पे साइन है, तो साइन लैम्डा 0 का मतलब साइन 0। तो साइन 0 0 होता है, चाहे लैम्डा उसमें कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर एंगल में चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो चीज़ 0 कंसिडर होती है। तो साइन 0 0 हो गया और कोस 0 1 हो गया। तो अगर चीज़ ही 0 हो गई तो अपने साथ वाले ए को भी क्या कर देगी 0। और वेव फंक्शन तो पहले ही हमने 0 पुट किया क्योंकि हम बाउंड्री कंडीशंस पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, बी मल्टीप्लाई बाय 1, टोटल वैल्यू बी की भी क्या निकले 0। तो यहाँ से हमें एक फैक्टर और मिल गया आपके पास, जो हमने कहा था ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इस बी की वैल्यू को आप अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो। अब ये इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी, जहाँ से हम चले थे, यानी इस इक्वेशन में अगर मैं बी की वैल्यू पुट करती हूँ 0 तो ये तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो पीछे क्या सिर्फ बच गया दिस वन, गामा इज इक्वल, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, ठीक। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, आफ्टर पुटिंग बी आपके पास क्या बन जाता है 0, ठीक है। तो आप ये भी इसी जहन में रखो कि मैंने कोर्स को क्यों नहीं ख़त्म किया, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ग्राफ बनता है वेव नेचर का वो साइनोसाइडल कर्व होता है। साइनोसाइडल कर्व का मतलब क्या होता है, उसमें एक मिनिमम एक मैक्सिमम एक मिनिमम ये कर्व्स चलती है, यानी स्टार्ट हमेशा उसने 0 से लेना है, क्लियर। जबकि कोर्स में क्या होता है, आपका ग्राफ स्टार्ट ही मिनिमम में होता है। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और जबकि साइन 90 की क्या होती है 0। तो वो ग्राफ चलता है कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या है, साइन और कोस ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। जहाँ साइन की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे कोस की वैल्यू 1 होती है। इसलिए मैंने इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें पता है श्रोडिंगर जो है वो साइनोसाइडल कर्व देता है, उसमें हम साइन एंगल को स्टडी करते हैं, तो इसमें मैंने साइन एंगल को अपने पास रखा और बी की वैल्यू को पुट कर दिया इसमें। तो बी की वैल्यू आपके सामने 0 हो गई। तो बी की वैल्यू जब 0 पुट की तो आपके पास टोटल इक्वेशन नंबर 4 क्या बन गई, वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा एक्स, क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन की। बी का फैक्टर तो हो गया ख़त्म। अब हमारे पास जो नई इक्वेशन आई है वो इक्वेशन नंबर 4 है, हमने इसी को लेके आगे चलना है। अभी एक बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, अब दूसरी बाउंड्री इक्वेशन कि अगर x की वैल्यू a पुट करते तो ये भी तो बाउंड्री है, तो बाउंड्री पे तो वेव की वैल्यू जो है वो 0 है क्योंकि पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में जब वैल्यू पुट करते हैं तो आपके सामने इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू ए साइन लैम्डा ए। अब आप थोड़ा सा गो थ्रू करो। हम अगर मैथ्स में बात करते हैं, हम कहते हैं कोई इक्वेशन में आपसे कहती हूँ कि ए बी का आंसर 0 है, जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनका आंसर 0 आ रहा हो, तो मैं पूछूंगी आप क्या बता सकते हैं इस इक्वेशन को देख के। आप बोलोगे या तो ए 0 होगा या बी 0 है, दोनों में से कोई एक चीज़ तो 0 होनी होनी है। हम ये नहीं कहेंगे बोथ 0, हम कहेंगे आइदर वन और सेकेंड टर्म इज 0, कोई एक, ठीक है, कोई एक भी हो सकती है। अब वो कोई एक कौन सी है ये हमें देखना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास एक ए फैक्टर है और एक साइन लैम्डा ए है, तो ये जो फैक्टर आपके सामने आए हैं, दिस टू फैक्टर मे बी ए इज इक्वल टू 0 और साइन लैम्डा इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो टर्म है ए या दिस फैक्टर, यानी दो टर्म्स में से कोई एक तो 0 होगी ओवरऑल। अब हमें नहीं पता कौन सी 0 बनती है। अगर मैं कहती हूँ ए 0 है तो आप फ़ौरन से गौर करो, इसका मतलब आपके पास तो अंदर भी कोई वेव नहीं रहेगी, ठीक। अगर मैं इस इक्वेशन में 0 पुट कर दूँ, क्योंकि बेसिकली वी आर फाइंडिंग वेव फंक्शन की वैल्यू, हम वेव फंक्शन की वैल्यू को निकाल रहे हैं। अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर कह दूँ ए 0 है तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब ये है कि आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि कांस्टेंट टर्म ए की वैल्यू 0 है। अब आप ये भी कह सकते हो ऊपर बी की वैल्यू क्यों नहीं 0 हुई, बी की वैल्यू भी तो 0 रखी थी ना, तो ए की भी तो 0 होने के चांसेस होने चाहिए। लेकिन देखें हम बार बात कर रहे हैं कि आप साइनोसाइडल कर्व स्टडी करते हो तो ए की वैल्यू तो किसी सूरत भी 0 नहीं हो सकती। जबकि हमें ये भी पता है कि साइन जो है वो काफ़ी जगह पे जाके 0 हो सकता है, साइन के काफ़ी सारे पैरामीटर 0 में हो सकते हैं, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो अजम्पशन थी ना कि हम कह दें ए इज़ इक्वल टू 0, ये तो हो गई कैंसिल। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि दिस
अगर ए ज़ीरो मतलब वेव फंक्शन ज़ीरो, तो इसका मतलब जितनी मर्जी एक्स की वैल्यू वो डब्बे के अंदर भी नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब ये है। तो ये चीज़ तो नॉट एक्सेप्टेबल है, तो इसलिए हम ये कहते हैं इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो क्या, साइन लेमडा ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये चांस तो होगा ना, दोनों में से किसी एक का ज़ीरो होना है। अब ए तो ज़ीरो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी टर्म ज़ीरो के बराबर होगी। अब देखो, दोनों में से एक टर्म ज़ीरो के बराबर जब रखी, तो हम फ़ौरन कहेंगे कि साइन की वैल्यू किस किस जगह पे जाके ज़ीरो बनती है। ठीक, तो साइन की वैल्यू का अगर हम कर्व स्टडी करें, तो ज़ीरो, मैक्सिमम, पाई, जो वैल्यू ज़ीरो की लाइन पे लाया करती हैं, उन पॉइंट्स में जाके जब भी हम कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे, उसका मतलब होगा वहाँ पे साइन की वैल्यू हमेशा ज़ीरो है। और पाई का मतलब होता है 180। ठीक, आप सर्कल पे रोटेशन करते हो, तो हम कहते हैं 360 की रोटेशन है। तो अक्सर मैंने वहाँ पे भी, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे पाई है। अगर ये राउंड दोबारा पूरा करता है इधर को, तो इसे हम कह देते हैं 2 पाई। तो अगर गौर करो, तो यही चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। एक सर्कल बन रहा है आपके पास, एक पूरी वेवलेंथ आ रही है, तो ये जो पाई आपके पास है, इसे हम मैथ्स में 180 डिग्री कहते हैं। ठीक, तो पाई बेसिकली रेडियंस की फॉर्म में। तो अगर आपसे मैं ये कहूँ कि साइन लेमडा ए इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि साइन की वैल्यू ज़ीरो किस किस पे बनती है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम फैक्टर में साइन को ओमिट करना है। और इसको ओमिट मैं क्यों कर रही हूँ, इसमें से मैंने लेमडा की वैल्यू निकालनी है। लेमडा की वैल्यू मुझे क्यों चाहिए, क्योंकि लेमडा की वैल्यू की मदद से मुझे एनर्जी कैलकुलेट होगी। आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है। तो हमने स्टार्ट में कहा था कि वन डिमेंशनल बॉक्स में हम उसकी वेव फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं और उसकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। तो अब ये कहोगे कि जो लैम्डा आपने पहले शुरू में एक्सपोज किया था, वो क्यों नहीं यूज़ किया, तो उसके अंदर सारे फैक्टर कांस्टेंट थे। तो यहाँ लैम्डा से मैं एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। ठीक, अब एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा को अकेला करना है। अकेला करने से मुराद ये है कि साइन को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर साइन इनवर्स निकालते हो फिर। ठीक, तो साइन इनवर्स ज़ीरो का मतलब होता है साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ जाके ज़ीरो बनती है। तो ये जो कहाँ कहाँ ज़ीरो बनेगी, वो आपके पास बनती है ज़ीरो पे, पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सो ऑन हम आगे चलेंगे। तो मैं उसके लिए कह देती हूँ एक टर्म अकेला सा यूज़ कर देती हूँ, एन पाई। अब एन की जगह पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, साइन पाई यानी 1 है, तो 1 की वैल्यू के पास क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होंगे वो इसमें आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं साइन एन पाई इज इक्वल टू साइन लेमडा पाई। तो अब इस इक्वेशन में दोनों तरफ साइन आ रहा है, इसको मैं कह देती हूँ कट आउट। तो पीछे क्या फैक्टर से बच गया, लेमडा और लेमडा ए और एन पाई। ठीक है, एक रिलेशन आ गया ना कि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ से बड़ी स्मूथली विदाउट एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम साइन को ख़त्म भी कर देते हैं और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी। अब वो लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, लैम्डा ए इज इक्वल टू एन पाई। लैम्डा को अकेला करना है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और हमें मुझे पता है कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन चलती जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास मैंने लैम्डा का स्केयर भी कर लिया। अब मैंने ये लैम्डा का स्केयर क्यों किया, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन यूज़ की थी, उसमें मैंने एक लैम्डा स्केयर सपोज किया था। ठीक, मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है ताकि मैं एनर्जी की वैल्यू ले सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फाइंड आउट करने के बाद इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिखती, जिसको मैंने सपोज किया था स्टार्ट में, और जो इक्वेशन अभी ऊपर से आई, ये दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अगर इनकी लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं वी आर कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन। कंपेयर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ई को अकेला करना है। ई को अकेला करना है, सिंपल, एनर्जी फाइंड करनी है, ई को अकेला करना है, एच स्केयर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। दूसरा 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके डिवाइड, यहाँ पे एम मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे आके डिवाइड। उसके अलावा यहाँ पे एक फैक्टर था पाई स्केयर का, वो दोनों तरफ है, उसको क्या कर देंगे हम, कैंसिल। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ए स्केयर 8m। ठीक, अब इस इक्वेशन में आप देखो कि एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही होगी, आपके पास साइन का एंगल क्या है, और साइन का एंगल किस पर डिपेंड कर रहा होगा, उसकी लेंथ क्या है बॉक्स की। ठीक, तो ये सारे एक दूसरे से पैरामीटर रिलेट करते हैं। फिर अब इस इक्वेशन में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताओ क्या किसी पार्टिकल की एनर्जी इन द बॉक्स ज़ीरो हो सकती है, तो आप फ़ौरन से बोलोगे बिल्कुल भी नहीं।
एनर्जी ज़ीरो होने का मतलब वहाँ पे तो पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना, पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम स्टडी क्या कर रहे हैं। तो लेकिन हमने ऊपर से कहा कि वोल्ट आपके अंदर जो मॉलिक्यूल बॉक्स के अंदर आएगा उसमें टोटली काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ई इज़ द टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में पोटेंशियल आया या काइनेटिक एनर्जी कुछ भी आ जाए हमें इससे कोई लेना देना, लेकिन हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि वन डायमेंशनल बॉक्स से हमें यही इन्फॉर्मेशन मिली कि किसी भी पार्टिकल की एनर्जी इनसाइड द बॉक्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। उसकी जो मिनिमम एनर्जी भी होगी ना, जिसे हम कहते हैं एन की वैल्यू 1 पुट कर दें तो उसका आंसर आता है ये। और उस 1 की वैल्यू एन की वैल्यू 1 पुट करने से जो आंसर आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी होती है। अब उस स्मॉलेस्ट एनर्जी को शो करने के लिए उसने ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का नाम दे दिया। अब ज़ीरो पॉइंट का मतलब ये नहीं कि ज़ीरो से स्टार्ट किया, उसका मतलब है सबसे लोएस्ट एनर्जी। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन की मदद से हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में किसी एक सर्टेन एरिया में जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल की पाए जाने की, उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ एंगल साइन। ठीक, तो यहाँ पे एन की वैल्यू आ रही, इसे हम कहते हैं ज़ीरो पॉइंट एनर्जी। क्लियर, तो हम इससे एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में सिर्फ यही आपके सामने आ जाए तो आपने इसी को फाइंड आउट करना है। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ इट मीन्स पार्टिकल नॉट एट रेस्ट, हमें ये भी पता चल गया। तो अब जब हमने स्टार्ट किया था हमने यही कहा था कि आपके पास जो बॉक्स है उसकी इन द बॉक्स v इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब v ज़ीरो था यानी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर कोई हाइट नहीं है, हाइट का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे है, अब ये भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। हम बात करें हम अलोंग द एक्स एक्सिस मूव करें तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है। तो मूवमेंट की वजह से एनर्जी देखो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव कर तो ये मूव रहा है ना अलोंग द एक्स एक्सिस, चाहे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। ठीक, तो अगर मैं बात करती हूँ इस पॉइंट पे, मैं ऊपर की तरफ मूव करती हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज जो आ रहा है वो तो बहुत कम होता जाएगा। मैं यहाँ पे कोई हाइट गेन करी, इसका मतलब इस पॉइंट पे जाके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसको मेजर करने के लिए हमने एक फैक्टर रख दिया कि इन्फिनिट है, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, कितनी भी आपके पास आ जाए, जितनी मर्जी हाइट पे चला जाए। तो इसलिए हम कहते हैं कि आउटसाइड द बॉक्स जो है वो एनर्जी भी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम एनर्जी जो है वो पोटेंशियल होगी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस जब हम मूव कर रहे होते हैं जीरो से लेके ए पॉइंट पे, तो उस टाइम आपकी एनर्जी जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होती। हाँ, मिनिमम ज़रूर हो सकती है जिसे हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी का नाम देते हैं।